हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट टॉक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसपे शायद 5 या 6 क्वेश्चंस आपको बताए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, पिछले शताब्दी में भारत और रूस के बीच में जो संबंध है उनका आपको वर्णन करना, या फिर इस सवाल को इससे पूछ सकता है भारत रूस संबंधों पर चर्चा करें। तो चलिए बात करते हैं। इंडिया और रशिया के बीच में जो पिछले शताब्दी में अत्यंत मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो हम लोग अपने ही शताब्दी में बहुत ज़्यादा रूस के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बिहेवियर रहा, लेकिन इससे पहले 2000 पहले और भी अच्छा बिहेवियर था हमारा, ठीक है। विशेष रूप से सोवियत संघ के समय में दोनों देशों के बीच में एक राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा वैज्ञानिक जो सहयोग है इसका लगातार विकसित हो रहा था। भारत और रूस के संबंध जो है उनमें आपसी सहयोग, विश्वास और रणनीतिक जो साझेदारी, इन सभी पर दोनों दोनों देशों के बीच में ये आधारित रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद विशेष जो सोवियत यूनियन है उसने भारत के साथ एक मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित किया। शीत युद्ध के समय भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, मतलब हम किसी के साथ नहीं, ना अमेरिका के साथ है ना किसी आपके साथ है। फिर भी सोवियत संघ ने क्या किया, भारत को हर संभव महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। उन्होंने 1995 में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चोव की यात्रा से दोनों देश के बीच में जो संबंध है और भी मजबूत होते चले गए। भारत और रूस संबंधों में जो रक्षा सहयोग है इसका एक विशेष हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा। सोवियत संघ ने भारत को सैन्य उपकरण दिए, हमारे पास है हमारे जो लड़ाकू विमान है उनमें बहुत सारे सोवियत बेसिकली रूस के विमान है, हमारे पास है टैंक है। तकनीकी सहायता रूस ने बहुत प्रकार से प्रदान की है। 1971 में आपको मालूम है भारत और सोवियत संघ के बीच में शांति, मैत्री और जो सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए। और इसी साल क्या हुआ था, हमारा एक खुरफात बच्चा, ठीक है, लीचड़ बच्चा जिसे कहते हैं, ठीक है, हमारा बेटा, नापाक बेटा, इसका नाम पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। इसी के दौरान भारत सोवियत संघ ने क्या किया, भारत का समर्थन किया था, जिससे दोनों देशों के बीच में जो मित्रता और भी गहरी हो चली थी हमारे पास है। इसके अलावा बात करें तो आर्थिक और औद्योगिक अगर क्षेत्र में देखा जाए तो रूस ने भारत को महत्वपूर्ण यहाँ पर सहायता दी है। भिलाई का जो हमारा इस्पात संयंत्र है, ठीक है, जैसे बड़े जो औद्योगिक परियोजना है इसकी स्थापना में भी सहयोग जो सोवियत संघ बेसिकली उसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। विज्ञान के क्षेत्रों, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक सहयोग के साथ यहाँ पर काम किया। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का क्या होता है, विघटन होता है, और सोवियत संघ जो रहता है बेसिकली बहुत सारे देशों में बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भारत और रूस के बीच में संबंध है वो हमेशा मौजूद रहे। रूस ने भारत का हमेशा प्रमुख जो रक्षा सहयोगी बने जारी रखा है। दोनों देशों ने ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ावा दिया है। कुंडकलम परमाणु परियोजना इसका सबसे जो अनोखा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। 21वीं जो शताब्दी हमारा, इसमें भी भारत और रूस ने विशेष रूप से विशेष अधिकार जो प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है इसको मौजूद किया। इसी में आपको मालूम होगा ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ है, संघाई कॉर्पोरेशन, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते दिखते हैं। इस कारण कहा जाए तो पिछले शताब्दी में जो भारत संबंधी या भारत और उसके संबंध मैत्री, विश्वास और सहयोग पर आधारित रहा है। इन संबंधों ने क्या किया, भारत की सुरक्षा, उसके औद्योगिक विकास और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है इसको मौजूद बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पास निभाई है। तो ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा, भारत और रूस के बीच में संबंध है, 15 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के प्रमुख जो दृष्टिकोण है उनका वर्णन करने बोला गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं आपके लिए। तो भारतीय विदेश नीति से तात्पर्य उन सिद्धांत, उद्देश्य और नीतियों से जिनके आधार पर जो है भारत हमारा अन्य देशों के साथ जो अपने संबंध है वो स्थापित करता है। मतलब विदेश नीति हमारा वो है जिसके हमारे जो प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजीज है, नीतियाँ जो है जिसके आधार पर हम अपने बाकी जो देश है उनके साथ अपने संबंध स्थापित कर पाते हैं। भारतीय विदेश नीति का जो अध्ययन है वो विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है, अलग अलग दृष्टिकोण दिखाया जाता है। ये दृष्टिकोण जो बेसिकली हमारे पास है ये विदेश नीति की प्रकृति बताती है, इसके उद्देश्य बताती है और इसके व्यवहार को समझने में सहायता प्रदान करती है। भारतीय विदेश नीति के अध्ययन का सबसे पहला जो प्रमुख दृष्टिकोण है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच से देख सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो भारत की विदेश नीति पर इसके इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और साथ ही साथ उपनिवेशवाद के अनुभव का यहाँ गहरा प्रभाव देखने में मिलता है। महात्मा गांधी जी के अहिंसा और शांति के जो सिद्धांत है तथा स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा ने हमारी जो विदेश नीति है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य किया है। इसी कारण बेसिकली हमने भारत ने शांति, सहयोग और उपनिवेशवाद है इसका विरोध का हमने हमेशा महत्व दिया है, ठीक है। दूसरा महत्व जो दृष्टिकोण देखा जाता है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण, ठीक है।
इसके अनुसार भारत की देखिए जो विदेश नीति है उसमें नैतिकता, विश्व शांति, पंचशील हो गया, गुट निरपेक्ष जैसे कई सिद्धांत हैं, ये हमारा इस पर आधारित रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बेसिकली विश्व शांति, सह अस्तित्व और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है इसको विदेश नीति का हमारा आधार बनाया था। अब भारत ने हमेशा जो युद्ध होता है, युद्ध के बजाय हमेशा जो वार्ता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और कूटनीति को हमेशा प्राथमिकता देने का कार्य किया है। ठीक है। तीसरा दृष्टिकोण है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक जो राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों का क्या करता है कि सबसे पहले अपने राष्ट्र का सुरक्षा करना और हितों का सर्वोच्च यहाँ महत्व देता है। भारत ने हमारे पास है भारत ने समय समय पर अपनी सुरक्षा, आर्थिक हित और जो सामरिक आवश्यकता के अनुसार विदेश नीति परिवर्तन किए। परमाणु नीति है, रक्षा समझौता और पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो इसी दृष्टिकोण का हमारा दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है। चौथा जो दृष्टिकोण है वो है आर्थिक दृष्टिकोण। इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में विदेश जो नीति का वो मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक विकास करना है, व्यापार और साथ ही साथ जो विदेशी निवेश है उसको भी बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण के इस दौर में भारत ने देखिए अन्य देशों के साथ जो अपने आर्थिक संबंध है वो मजबूत किए। इसके अतिरिक्त जो हमारी सामरिक तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के अपनी विदेश नीति का एक निर्धारण करने का कार्य करता है। इस समय देखिए हमारे भारतीय जो विदेश नीति है उसका जो अध्ययन है ऐतिहासिक, आदर्शवादी और साथ ही साथ यथार्थवादी, आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। ये सभी दृष्टिकोण मिलकर क्या करते हैं, भारत की विदेश नीति को एक व्यापक जो समझ है वो प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बोले भैया आपने प्रीवियस वीडियो में ये सवाल करा, हाँ एकदम करवाया था, लेकिन वैश्वीकरण के साथ साथ में लाभ और हानि बताई थी। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड है कि वैश्वीकरण की जो दिशा में भारत के द्वारा देखिए जो किए गए प्रयास है उनका वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य कि देखिए विश्व के देखिए जितने विभिन्न देश अलग अलग देश हैं सभी की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति तथा बाजारों के बीच में जो बढ़ती हुई बेसिकली एक पारस्परिक निर्भरता देखी जाती है, जो जुड़ाव से संबंध होता है। इसके माध्यम से आप वस्तुओं को, सेवाओं को, पूंजी को, तकनीक को, सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेजी से होता है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक वैश्विक जो गांव के रूप में परिवर्तित कर रखा है, मतलब पूरा ग्लोबल विलेज बनाकर रखा है। संचार और परिवहन के विकास ने इस प्रक्रिया को बिजली क्या किया और भी बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया हमारे पास है। ठीक है। भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से 1991 में, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उस समय और हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया था। ठीक है। तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति है बेसिकली इसके बाद ये तेज हुई थी। उस समय भारत जो है गंभीर एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उस समय के हमारे कह सकते हैं इस स्थिति निकालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन, ये 3 नीति अपनाए, एलपीजी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत विदेशी जो व्यापार है और जो निवेश पर बहुत सारे जो प्रतिबंध पहले लगते थे उसको हटाया गया। वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार द्वारा ये कई महत्वपूर्ण यहाँ प्रयास किए गए। सबसे पहले जो आयात निर्यात नीति थी उसको बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो नीति था उसको थोड़ा सरल बनाया गया तथा विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश की जो है इन्वेस्टमेंट का अनुमति दिया गया। इससे क्या हुआ, देश में जो विदेशी पूंजी है और जो नई तकनीक है उसका प्रवेश हुआ। सरकार ने उद्योगों पर सरकारी जो नियंत्रण है वो थोड़ा सा कम कर दिया और जो निजी प्रोत्साहन है वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिला। भारत ने बिजली क्या किया, जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सदस्यता है ग्रहण कर ली और वैश्विक जो व्यापार व्यवस्था में एक सक्रिय जो भागीदारी वो भी उन्होंने सुनिश्चित करने का कार्य किया। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र के बड़े उन्होंने सुधार किए। इससे जो भारत है हमारा वो विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक जो है जुड़ सका। वैश्विक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम जानते हैं, इसकी स्थापना भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए की। इसके अतिरिक्त भारत ने हमारे पास विदेशी देशों के साथ व्यापारिक जो संबंध है वो मजबूत किए, जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत सारी परियोजनाओं स्टार्ट की भारत सरकार ने। इन योजनाओं का उद्देश्य यही था कि विदेशी जो निवेश है बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया सके और भारत को देखिए वैश्विक उत्पादन और एक व्यापार का केंद्र बना सके। वैश्वीकरण ने भारत को आर्थिक विकास, रोजगार, तकनीक, प्रगति और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि जैसे कई लाभ हमारे पर प्राप्त हुए। हालांकि इसके कारण आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक प्रभाव तथा छोटे जो उद्योग हैं उन पर प्रभाव दबाव जो है जैसी चुनौतियों का सामना भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वैश्वीकरण जो है आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और भारत ने आर्थिक सुधार और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इसे अपने ही दिशा में बेसिकली महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रयास किए।
तो ये हमारा वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है कि वैश्वीकरण क्या होता है, ये बताइए। वैश्वीकरण के क्या कारण थे, ये भी अगर आएगा तो आप बना के अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो वैश्वीकरण के 2 क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिए, एक प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में। अगला हमारे पास है भारतीय जो विदेश नीति है, ठीक है। इसके निर्धारित जो तत्व हैं इनका आपको परीक्षण करना, एग्जामिन करना है, भारत के जो विदेश नीति के निर्धारित तत्व। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो भारत की जो विदेश नीति है इसके अनेक बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों से प्रभावित होते रहा है। इन तत्वों को बेसिकली विदेश नीति के निर्धारित तत्वों के नाम से जाना जाता है। ये तत्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति, अन्य देशों के साथ जो संबंध है और साथ ही साथ राष्ट्रीय हितों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व जो है उनमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक जो परिस्थिति उससे ये जुड़े हुए हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो विदेश नीति का बेसिकली महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व रहा है। हमारा भारत एशिया के मध्य में स्थित है और उसकी जो सीमा है वो बहुत सारे देशों से जुड़ी हुई है। हिंद महासागर में इसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण भारत को अपना जो समुद्री सुरक्षा करना पड़ता है और पड़ोसी देश के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कई पड़ोसी देशों के साथ हमारे पास जो संबंध है वो विदेश नीति को प्रभावित करने का कार्य करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो भारत की जो विदेश नीति है इसका एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, इसलिए स्वतंत्रता के बाद उसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध किया। महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के जो विचार है तथा स्वतंत्रता आंदोलन की जो भावना है, इससे क्या हुआ, हमारे जो विदेश नीति है इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा और जो सामरिक हित भी जो हमारे विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद से रक्षा तथा सैन्य जो शक्ति है उसको मजबूत बनाने के लिए विभिन्न देशों के साथ जो संबंध है वो स्थापित करता है। परमाणु नीति होगी, रक्षा होगी, इन सभी समझौतों को इसी दिशा में बेसिकली महत्वपूर्ण योगदान माना किया। आर्थिक तत्व से देखा जाए तो वर्तमान समय में जो विदेश नीति इसके सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक भारत आर्थिक विकास, व्यापार, विदेशी निवेश तथा जो तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ एक जो संबंध है वो मजबूत करता रहा। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक जो हित है वो विदेश नीति का एक प्रमुख आधार बन गया है। राजनीतिक नेतृत्व और जो विचारधारा भी है ये भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता और पंचशील के विदेश नीति को आधार बनाया। समय के साथ बदलती सरकार और जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार विदेश नीति बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानी जो परिस्थिति है जिनमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, विश्व राजनीति तथा जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में भी भारतीय जो विदेश नीति है इसको ये प्रभावित करने का कार्य करता है। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति अनेक भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तत्वों से ये निर्धारित होती है। ये सभी तत्व मिलकर क्या करते हैं, भारत की जो विदेश नीति को व्यवहारिक बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं और राष्ट्रीय हित में के अनुरूप बनाने कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, तो भारत और अमेरिका के संबंधों का वर्णन करता है। चलिए, तो भारत और अमेरिका के संबंध जो है पिछली शताब्दी में कई उतार चढ़ाव देखने को विकसित हुए, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामरिक तथा तकनीकी हितों से प्रभावित रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और अमेरिका का जो बीच मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित हुआ, लेकिन शीत युद्ध की परिस्थिति मतलब कोल्ड वार के कारण क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में बहुत सारे मतभेद भी उत्पन्न हुए। यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका ने क्या किया, भारत को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में देखा। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि अमेरिका जो है शीत युद्ध में बेसिकली पश्चिमी जो गुट है उसका नेतृत्व कर रहा था। इस कारण दोनों देशों के बीच में दूरी बढ़ी। अमेरिका ने बेसिकली पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है, और जिससे भारत में असंतोष पैदा हुआ। अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता, सॉरी पाकिस्तान साथ नहीं, माफ करिएगा, अमेरिका के पास साथ नहीं देता तो पाकिस्तान तो ऐसे ही कुछ है नहीं बेचारा के पास, ठीक है। 1962 में जो सीनो इंडियन वार हुआ, इसके दौरान अमेरिका ने क्या किया, भारत को कुछ सहायता दी, लेकिन 1971 का जब इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ था अमेरिका ने पाकिस्तान का भी समर्थन किया और दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। 1974 में भारत के जो परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत में बहुत सारे प्रतिबंध, क्योंकि उसका मानना भैया हम परीक्षण कर सकते हैं और कोई देश परमाणु रख नहीं सकता। फिर 1991 के बाद जब आर्थिक हमारे पास उदारीकरण के कारण भारत अमेरिका संबंध में सुधार हुए, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक महत्व को देखते हुए अमेरिका ने भारत के साथ बेसिकली क्या किया, यहाँ पर सहयोग बढ़ाया और विज्ञान हो, सूचना हो, व्यापार हो, रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में बहुत सारे संबंध स्थापित हुए। इसके बात करें 21वीं शताब्दी में भारत अमेरिका संबंधों में नई प्रगति हुई। 2005 में दोनों देशों के बीच में असैन्य परमाणु समझौते हुए, जो संबंधों को बेसिकली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। रक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, आतंकवाद जैसे कई जो विरोधी है इनमें सहयोग में वृद्धि होती है। आज भारत और अमेरिका जो है रणनीतिक रूप से देखा जाए तो साझेदार माने जाते हैं। दोनों देश
लोकतंत्र, आर्थिक विकास और विश्व सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग रहे। क्वाड जैसे मंचों पर भी दोनों देशों की साझेदारी रही है। इस प्रकार पिछले शताब्दी में भारत अमेरिका संबंध शीत युद्ध के तनाव से आगे चलकर देखा जाए तो रणनीतिक सहयोग और साझेदारी जो है पहुंचे। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच में जो वैश्विक राजनीति और आर्थिक विकास में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपसी बच्चों का मेजर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो के माध्यम से। अब आपसे बच्चे आराम से पेपर देने जा सकते हैं, आराम से पेपर दीजिएगा। पेपर कैसा जाएगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सा कॉलेज है ये भी बता सकते हैं। तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विश आपसे बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए।